मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया तुम लोगों ने? टर्मिनोलॉजीज कर रहे थे सर हम, मैग्नेटिज्म। नहीं, वहां तक हो गया। उसके प्रॉपर्टीज के हमने डिफरेंस भी देख लिया था ना? हाँ यस सर, वो भी कर लिया। डिफरेंस। मैं बड़ा सा एक और रीडिंग दे देना तो देखा प्रदीप से या अच्छी कहीं से भी। एनसीईआरटी से यस सर, एनसीईआरटी करा से। था। देखिए एनसीईआरटी में ना ऐसे अलग अलग बॉन्ड्स बना के डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है ना? जैसे प्रदीप अगर आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा आसानी से उसको अच्छे से देख पाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने शायद टेबल बना रखी होगी, या फिर बहुत एक एक बहुत अच्छे से ना क्लियरली दिख जाता है डिफरेंसेस क्या क्या है। एनसीईआरटी में सर 3 ही थे टेबल की फॉर्म में। तो है प्रदीप में जो आपने सारे लिखवाए हैं ना, प्रदीप में सारे हैं। हाँ, इसलिए ना कि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा प्रदीप ऐसी कोई भी उठा लो, उसमें भी दिया होता है। ठीक है, तो दो और दो जैसे पढ़ लो। ये बस इसमें थ्योरी है, इसमें कुछ वो है ही नहीं, मतलब कुछ न्यूमेरिकल टाइप इस पे कुछ बनता ही नहीं है प्रॉपर्टीज पे। डाया पैरा फेरा तो वो कोई ना कुछ क्या करते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज दे देंगे और उसके उस पे बेस्ड फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे भी कौन सा मटेरियल यूज हुआ था, डाया था, पैरा था, फेरा था, कुछ इस टाइप से। चलिए, सर एक इसमें ना मुझे उसमें डाउट था, हिस्टेरेसिस में। तो वो तो मैं बोले था, वो तो आज वो कराना है मेरे को। अच्छा ओके सर। ये तो मैंने कही था ना कि एक हिस्टेरिसिस कर्व लाइए, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखिए हिस्टेरिसिस कर्व। ऑब्वियसली फेरोमैग्नेटिकली होता है। ठीक है, आप क्या करते हो? मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हो तो बॉडी के अंदर क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटाइजेशन, है कि नहीं? एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आई क्या है? आई एच लगाने की वजह से उसके अंदर कितने डायपोल एक साथ अलाइन होंगे? जो जितने डायपोल एक साथ अलाइन होंगे, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को तो क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। तो मान लो आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, हमने क्या बोला? डोमेन्स बने हुए थे। तो जैसे जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाना चालू किया, मतलब कुछ ऐसा, ये वाला पार्ट, ये डायग्राम ना फेरो के लिए बना रहे हो, तो जो बाहर वाली फील्ड को आपने बढ़ाना चालू किया तो क्या होंगे? ये जो आपके ये है डोमेन्स है, डोमेन्स क्या होने लगेंगे? साइज चेंज होने लगेगा। यस सर। फील्ड की डायरेक्शन में उनका साइज ग्रो करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और जो अपोजिट उनका साइज छोटा। कम होने लगेगा। बट ठीक है, ओवरऑल क्या होगा आपका? जो आपके अंदर क्या धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन आने लगेगी। तो जैसे एच बढ़ोगे वैसे वैसे आई बढ़ने लगेगा, और करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे सारे जितने पॉसिबल डोमेन्स थे वो सारे सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो एच बढ़ने से आई बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या जाता है? सैचुरेशन, राइट? भाई अब जितने पॉसिबल डोमेन्स एक साथ हो सकते थे उतने सारे आपने क्या कर दिए? पैरेलल लगा दिए, है ना? अब उससे ज्यादा आप फील्ड जो भी आपकी एक्सटर्नल फील्ड आप उसको बढ़ा भी दोगे तब भी तो क्या है? एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजेशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डोमेन्स तो आपके जितने अलाइन होने थे सारे हो चुके हैं। अब बताओ, तो सैचुरेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ से मैं अपनी फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करने लगूंगा। अच्छा, अब मैं फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करूंगा तो जो आपके डोमेन्स अलाइन हुए थे वो फिर से क्या होने लगेंगे? रैंडम होने लगेंगे। रैंडम सर। है ना? यस सर। तो फिर से क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा मैम। कम होगा।
तो आपने क्या देखा कि जब आपने एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर भी दिया, फिर भी अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा है। जैसे कि आप होता ना, आपके पास वो आयरन की पिन होती है, उसको आप मैग्नेट पे रब कर दो और आयरन पिन को कहीं और ले जाओ। अब आयरन की पिन कैसे बिहेव करती है मैग्नेट की तरह बिहेव कर। है ना? तो दूसरी आयरन पिन को क्या करेगी, खींचेगी। या अब देखो जैसे एक ऑल पिन का डब्बा आता है, उसके अंदर क्या होता है, वो ऑल पिन्स रखी होती है और उसके अंदर मैग्नेट होता है ताकि ऑल पिन सारी उसके साथ चिपकी रहती है। मोस्टली जैसे गवर्नमेंट जो सरकारी ऑफिस होते हैं उनके अंदर होता ही है यस सर। यस सर। ना, ऑल पिन रखी होती है ना, मैग्नेट से चिपकी हुई होती है। आपने कभी नोटिस किया कि अगर आप उन ऑल पिन को बाहर निकालो तो भी ऑल पिन आपस आपस में एक दूसरे से चिपके रहती है, यस सर। एक बंडल Yes, से बना है ना, एक बंडल से बना लेती है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे क्या हो गए, मैग्नेटाइज हो गए। मैग्नेट की प्रेजेंस में मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसकी वजह से वो सारे सारे क्या हो गए आपके, मैग्नेटाइज हो चुके हैं। इसलिए इवन इफ आप अब वो मैग्नेट के आसपास है भी नहीं, तब भी वो क्या है, उनके अंदर कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन बन गया, वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, मतलब वो खुद कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज अ मैग्नेट बिहेव करना वो चालू करती है। तो क्या हुआ, जब आपने अपनी फील्ड को कम किया तो क्या आपकी जो डेफिनेटली वापस से रैंडमनेस बढ़ी, वापस से जो डोमेन है वो इधर उधर डिसओरिएंट होना चालू किए। लेकिन जब ये जीरो हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बची। तो ये जो जितने अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच गया है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेमानेंस बोलते हैं। सर ये आप एक बार बताना कि कम क्यों हुआ वो। थर्मल एनर्जी पहले रैंडम क्यों थे, पहले रैंडम थे भैया। आपके पास क्या थर्मल एनर्जी, इसकी वजह से क्या है, बड़े बड़े ग्रुप तो बने हुए, लेकिन वो थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली ओरिएंटेड है। एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो फील्ड उन पर टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाया तो क्या हुआ, उनको अलाइन करना चालू किया। जब फील्ड को कम करोगे तो फील्ड का इफेक्ट कम होगा, तो वापस क्या होगा, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है जो पहले था वो वापस से क्या ठीक है सर, करेगा, वो रैंडम होने लग जाएंगे सर आप। वो फिर से पिक्चर में आएगा, है ना? अभी तो उस इफेक्ट को आपने ओवरकम करके मेहनत करके उनका अलाइन किया था। वापस आप अपना कम करोगे फील्ड को तो वापस वो थर्मल एनर्जी की वजह से वापस वो रैंडम होना चालू होंगे। बट हुआ क्या कि अभी भी कुछ है, कुछ क्या रह गया है, कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी भी इसमें बच गया है। तो ये जो ओ से बी की जो अमाउंट है आई वाली, उसे बोलते हैं रेमोनेंस और रिटेंटिविटी। उसे बोलते हैं रेमोनेंस और रिटेंटिविटी। तो अब बताओ, आपने बोला कि कुछ में मैग्नेटाइजेशन बच गई है, तो अब उसको वापस से जीरो करने के लिए क्या करोगे, फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। ठीक है ना यार, जो आपके पास मैग्नेटाइजेशन जिस डायरेक्शन में बन गया था, अब फील्ड को उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ और तब तक लगाते जाओ जब तक कि इसके अंदर नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो ना हो जाए। ऑलराइट, तो ये चीज फिर से कम होते 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 ये होगी। जो ओसी है कि मैं कितनी अपोजिट फील्ड लगाऊंगा, कितनी अपोजिट फील्ड लगाऊं कि फाइनली जो उसके अंदर जो नेट मैग्नेटाइजेशन था, जो पहले जीरो था तो अभी भी ये वापस जीरो हो जाए, मतलब ये फिर से कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाए। ये जो एक्सटर्नल फील्ड कितने अमाउंट की लगानी पड़ी, उसे आपने क्या बोला, कोर्सिविटी। जो ओ से सी है दैट इज कोर्सिविटी, ओ से बी है वो क्या है, रिटेंटिविटी या रेमनेंस। ठीक है ना?
तो ओबी क्या है, ओबी वो मैग्नेटाइजेशन है जो इसके पास रिटेन रह गया इवन आफ्टर एक्सटर्नल फील्ड बिकम्स जीरो, एंड ओसी इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड that has to be applied in the opposite direction so that object is completely demagnetized. अच्छा, फिर से अगर completely demagnetized हो गया इसका मतलब क्या है, वापस इसके जो डोमेन है वो क्या है, completely क्या है, रैंडम है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर कैंसिल कैंसल आउट कर रहे हैं, है ना। अब बताओ अगर मैं अपोजिट फील्ड को वापस से उसी डायरेक्शन में बढ़ा, ये जो फील्ड है और बढ़ाता चलूं, अब क्या होगा, जैसे ये देखो इस डायग्राम क्या है, पहले आपने क्या किया, राइट की तरफ फील्ड लगाई तो सारे सारे राइट की तरफ हो गए, फिर लेफ्ट की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। अब लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएंगे फिर है ना, बिल्कुल सही। जो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये डीमैग्नेटाइज है, आपको थोड़ी पता कि ये कभी इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगी नहीं, हो सकता है कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हो, मैग्नेटाइज भी हो, कभी वापस से डीमैग्नेटाइज भी हो, अब आपको दिया गया है, चलो जी करो। सिंपली क्या है, जीरो है, आपने राइट की तरफ लगाया, सारे सारे डोमेन अलाइन हुए, जैसे आप वहाँ एक्सटर्नल फील्ड को कम करते जाओगे वैसे वैसे अलाइनमेंट फिर से डिस्टर्ब होती जाएगी, फाइनली क्या हो जाएगा, आपका फील्ड जीरो हो जाएगी। जब फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गया है, ओ बी, है ना, रिटेंटिविटी। अब फील्ड को आप लेफ्ट में लगाओगे चार्जर की, जो क्या है, जो थोड़ी बहुत इसमें मैग्नेटाइजेशन बच गई उसको मुझे जीरो बनाना है, तो लेफ्ट में आप कितना लगाओ कि फाइनली जीरो हो जाए, इससे बोलते हैं कोर्सिविटी। और से अब मैं लेफ्ट में और बढ़ा रहा हूँ, देखो ऑलरेडी रैंडम हो गया जीरो करके, अब लेफ्ट में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अभी सारे सारे जो टाइम डोमेन है वो कहाँ रोटेट करने लगेंगे, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ करने लगेंगे, और करते 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 अगर मैं जैसे जैसे लेफ्ट में फील्ड बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे अलाइनमेंट और बढ़ती जाएगी, करते 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 कभी तो एक ऐसा, सैचुरेशन आ जाएगी दोबारा। अब इस डायरेक्शन में सैचुरेशन आ गई, अब मैं ये फील्ड को वापस कम करूंगा तो फिर से क्या होगा, जो सैचुरेशन आई थी उसमें फिर से क्या होगा, रैंडम होते जाएंगे, लेकिन वापस जब आपने एक्सटर्नल फील्ड को जीरो किया तो ये फिर से रिटेंटिविटी जीरो नहीं, फिर से रिटेंटिविटी। अब फिर आपको अगेन उसके अपोजिट फिर से, मतलब पहले राइट में था अब लेफ्ट में था, अब वापस से क्या करना पड़ेगा, राइट में कुछ फील्ड लगानी पड़ेगी सच दैट ये फिर से जीरो हो जाए। जीरो हो जाए। अब जब जीरो हो गया अब वापस से क्या करो, राइट की तरफ फील्ड को और बढ़ाओ, ये फिर से क्या होगा, सैचुरेशन की तरफ जाएगा। और फिर ये वापस से पीछे आएगा, मतलब फिर से ये सैचुरेशन हो जाएगा, फिर से इसको जीरो करोगे तो ये फिर से क्या रहेगा, कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी रहेगी, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगानी पड़ेगी डीमैग्नेटाइज करने के लिए, फिर अपोजिट में फिर से और बढ़ाओगे तो फिर से वो अपोजिट में फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा, सैचुरेशन पहुंच जाएगा, फिर लेफ्ट वाली फील्ड को वापस से जीरो करोगे तो फिर से इसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाएगा, डीई, तो जो ओ ये फिर से क्या हो गया, ये रिटेंटिविटी है ना, यस सर। फिर और फिर से क्या हो गया, कोर्सिविटी, है ना, ये हो रहा है। तो ये जो सर ये जो ए पॉइंट है ये इसकी अब बाउंड्री बन चुकी है, मतलब इससे आगे कर्व जाएगा ही नहीं कभी। नहीं, एक बात बताओ, मान लो कि मैंने कुछ 10 यूनिट की फील्ड लगाई, उसके अंदर मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गया है, तो अब 10 को आप 12 करो, 15 करो, 20 करो, अच्छा है ना, कोई वो नहीं। तो आपके ऊपर है कि आप एच को कितना बड़ा करना चाहते हो। मतलब ये कह रहा हूँ कि जो ए है, ए का ये जो आई वाला पार्ट है, आई आई का मैग्नीट्यूड अब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं आपको एक्सटर्नल जितना मर्जी लगा के देखना, देख लो क्या दिक्कत है। तो ए कोई ऐसा नहीं कि ए पे तक खत्म हो रहा है, मतलब ए ये भी हो सकता है, ए ये भी कुछ भी हो सकता है, ए यहाँ तक भी ले सकते हो, इसको ये ले लो, और डिपेंड करता है कि एक और सिचुएशन आ गया उसके बाद आपने और कितनी फील्ड बढ़ाई और कहाँ ग्राफ, कहाँ तक ग्राफ बना है। तो मुझे पता है ये जो लेवल है ये लेवल ऊपर नहीं जाएगा, ये बस ये एच एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा सकते हो, लेकिन आप आई पे कंट्रोल थोड़ी है आपका, आई तो एक बार जितना मैक्सिमम होना था हो गया। तो ये जो कर्व है इसे क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या देता है आपको, दिस एरिया, द एरिया ऑफ दिस कर्व गिव्स यू एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, लिख लीजिए एरिया ऑफ कर्व
ठीक है, लिखिए जो इस पूरे का जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस स्टेरेसिस कर्व बोल देते हैं, कभी इसको लूप बोल देते हैं, स्टेरेसिस लूप। मतलब कुछ आपके पास देखो तो आपको अल्टीमेटली आपके पास ये कर्व मिला ना आपको, इसका जो पूरे का जो एरिया होगा that area gives you energy lost per unit volume. अगला क्लास होता क्या है, मान लो कोई भी ये चीज सैचुरेट हो गई है ना, ये डीसैचुरेट हो गई, अपोजिट में सैचुरेट हो गई, फिर डीसैचुरेट हो गई, फिर वापस ये सैचुरेशन क्या, और जब इसको वापस कर लेके जाओगे ना तो अब वो वापस उतना रिटेंटिविटी नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ऐसे बन रहा है, थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, ऐसे ऐसे। क्या मतलब इसका कि जब आपने इसको एक बार मैग्नेटाइज किया और डिमैग्नेटाइज किया, वापस से मैग्नेटाइज किया और डिमैग्नेटाइज किया, उस तरह की आप साइकिल से रिपीट कर रहे हो ना, तो जैसे आपको इलास्टिक बॉडीज का याद है कि आप इसको कोई भी इलास्टिक को अगर बार बार आप साइकिल से इसको स्ट्रेचिंग और आप उसको स्ट्रेच करो छोड़ो, स्ट्रेच करो छोड़ो, स्ट्रेच करो छोड़ो, तो इलास्टिक बॉडी क्या होगी, इलास्टिसिटी सेम रहती है, धीरे धीरे वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज करता रहता है, लूज करता रहता। अब हमने नॉर्मल मतलब रबर बैंड होता है, आप उसी की बात कर सकते हो, उसको बार बार स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो धीरे उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, टाइम के साथ साथ कम कम हो जाती है ना, वही चीज है। तो इसे क्या बोलते हैं, आपका जो मटेरियल है वो क्या कहे, वो इलास्टिक फटीग हो गया उसमें। इलास्टिक फटीग का मतलब क्या है, अब उसमें उतनी इलास्टिसिटी नहीं रही जितनी कि इसमें पहले होती थी। तो जब भी आप किसी भी बॉडी को रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेच करके छोड़ रहे हो, फिर स्ट्रेच करके छोड़ रहे हो, तो एक टाइम के बाद धीरे धीरे उसकी रिगेन करने की जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसको वापस से रिगेन एग्जैक्टली सेम शेप रिगेन करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। ऐसे क्या है, यहाँ भी है, यहाँ भी वो फटीग है, फटीगनेस है, मतलब आपने पहले इसको मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, वापस से मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर वापस मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है कि आपने जब 2-3 साइकिल निकाल दिए, अब वापस जब आप उस फील्ड को जीरो कर रहे हो तो जितना पहले ही रिटेन करके रख रहा था अब उतना ही रिटेन करके नहीं रखे। नहीं रखता है ना, क्योंकि देखो ज्यादा रिटेन करने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा अच्छा मैग्नेट बना हुआ है भाई, आपने बाहर की फील्ड हटा दी लेकिन अभी भी इसके अंदर एक अच्छा खासा मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, तो मतलब ये अच्छी खासी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी अच्छा खासा मैग्नेट है। वहीं पे अगर मैं फील्ड को हटा दूं और इसके अंदर जो रिटेंटिविटी बची है वो बहुत ही कम है, यानी उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत ही कम है, तो बहुत ही वीक फील्ड क्रिएट करेगा, तो आप बोलोगे ये बहुत ही वीक मटेरियल बन गया, ये मैग्नेटिक या बहुत ही वीक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। जब बार बार आप मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हो तो उसके अंदर की जो रिटेन करने की जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी कम होती जाती है, वो करते 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 जब बहुत टाइम के बाद जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ आप साइकिल से गुजरते हो तो एक तरह से वो अब वापस से मैग्नेटाइज होना क्या हो जाता है, वो बंद ही हो जाता है ऑलमोस्ट, वो क्या हो जाता है मैग्नेटाइज होता है लेकिन अब वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, फील्ड को हटाओगे तो वो भी क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। तो ये वॉल्यूम एरिया निकाल रहे हो, एक साइकिल का एरिया निकाला, फिर को साइकिल का एरिया निकाला, फिर को साइकिल का एरिया निकाला, ऐसे करते करते क्या है सारे साइकिल का एरिया निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, टोटल एनर्जी लॉस मिलती है
क्या होता है कि जितने भी अपने और मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज किया है, कितनी एनर्जी लूज हुई पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, आपके साइंस के फील्ड में। मतलब क्या होता है कि बहुत बार आपको ऐसे एप्रेटिस ऐसे डिवाइसेस बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं। वो मैग्नेट्स क्या हैं, आपको क्या चाहिए, वो परमानेंट मैग्नेट ना हो कि आप चाहते हो कि यार उसको मैं अपने अकॉर्डिंग करंट भेज के उसको मैग्नेटाइज कर दूं और अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज के उसको वापस से डीमैग्नेटाइज कर दूं। तो वहाँ वो इंडस्ट्री वाले जो इंडस्ट्री वर्क होता है, वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आप अलग अलग पर्पज के लिए मुझे कौन सा मटेरियल मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है। ऐसी चीज, ऐसी जगह जहाँ पर यार एक बार बॉडी को मैग्नेटाइज कर दिया उसके बाद आपका काम ही नहीं है, या उसको बहुत ही कम साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से गुजरना है, तब ऐसा मटेरियल यूज करोगे यार जो कॉस्ट में कम हो, है कि नहीं, जो आसानी से मिल जाए, कॉस्ट भी कम लगती हो, है ना। इवन इफ वो पर साइकिल एनर्जी का लॉस अच्छा खासा कर रहा हो, है ना। एक दूसरा मटेरियल है जो पर साइकिल एनर्जी का लॉस कम कर रहा है, एक और मटेरियल है जो कि पर साइकिल एनर्जी का लॉस अच्छा खासा कर रहा है, ठीक है। बट जो लॉस कम कर रहा है ना, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। मान लो उसको उसको माइनिंग करके निकालने में, उसको ढूंढने में, उसको यूज करने में क्या है सॉरी, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। और दूसरा वाला जिस जो कि एनर्जी लॉस ज्यादा करा रहा है, लेकिन उसको वो उसकी अबंडेंस ज्यादा है, उसको एक्सट्रैक्ट करना भी आसान है। तो कौन सा मटेरियल यूज करोगे? सर यूज पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल यूज डिपेंड करेगा कि ऐसी चीज जहाँ पर मुझे पता है कि एक है बहुत ही कम उसको साइकिल्स से गुजरना है, तो ऑब्वियसली आप रेडी हो गया। फिर अगर नंबर ऑफ साइकिल्स से बहुत ही कम गुजरना है कि वो पहले मैग्नेटाइज हो फिर वो डीमैग्नेटाइज हो, तो वो यूज कर लो यार, जो क्या है जो एनर्जी लॉस ज्यादा करा भी रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है कम कम। है। बट अगर ऐसा मटेरियल, ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पर आपको बार बार मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज बहुत बार करना पड़ता है, तो आप ऐसा मटेरियल यूज करोगे ना जो कि जिसकी इन द एंड क्या है, कॉस्ट क्या है। इवन इफ आपने एनर्जी लूज ज्यादा की, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि जितने साइकिल से आपने उसको गुजारा है उसमें उसने एनर्जी क्या कर ली है, पहले मटेरियल के कंपैरिजन में एनर्जी सेव कर ली। कि ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, दूसरा वाला यूज करते तो आपको और भी नुकसान होता है, ये वाला यूज करो तो क्या है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा, लेकिन ओवरऑल आपकी क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। कौन समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसा कोई कोई ऐसा कोई आपको मशीन पता है इसमें आपको बार बार मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना होता है? ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में क्या होता है, आप आयरन ले लो, आयरन आप ऐसे करो, किसी को अच्छा एक बात, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना हो तो देखा क्या होता है, शायद से डायरेक्शन। आप क्या करो, आप एक सोलेनोइड ले लो, सोलेनोइड में आप करंट भेजो, तो क्या इसके अंदर फील्ड क्रिएट होगी? यस सर। है ना। अब आप इसके अंदर क्या रखो, ठीक है। अब इसके अंदर आप और जो भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल है वो आप प्लेस कर दो। जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका ऑब्वियसली क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। और जब करंट करंट कम करोगे तो धीरे धीरे फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब करंट जीरो हो जाएगा तो फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो क्या होगा, अंदर जो फील्ड आएगी वो क्या आएगी, अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट। और वापस आप करंट को बढ़ाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगेगी, है ना। यस। ठीक है। अब फिर उसी डायरेक्शन में वापस से करंट की मैग्नीट्यूड कम करते जाओ, वापस से फील्ड कम होती जाएगी, होते होते फाइनली जीरो हो गई। अब जो सेम डायरेक्शन है उसमें फिर से क्या करो, आप फील्ड अप्लाई कर दो। तो इस तरह से चल रहा है ना।
हमने नोटिस भी किया होगा कि आप क्या एक आयरन रोड पे सिंपली क्या करते हैं, तार को लपेट देते हैं और बैटरी से जोड़ देते हैं वायर को, तो अचानक से क्या होता है, जो आपकी जो आयरन है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट। मतलब सोलेनोइड तो कर ही रहा था, इसकी वजह से ये भी एक्सटर्नल क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा, नेट फील्ड बढ़ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसमें होता है क्या है, एक आपके पास आयरन वायर होती है, उसके चारों तरफ आपने क्या की होती है, कॉइलिंग की होती है। आप उसमें जब करंट भेजोगे तो सोलेनोइड क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। ये जो आपने मटेरियल लिया है इसके चारों तरफ आपने क्या की हुई है, ऐसे इसको इसके चारों तरफ इसको इसको ऐसे रैप किया है, राइट। करंट भेजोगे ये मैग्नेट बन जाएगा, ऑलराइट। और जब मैग्नेट बन जाए तो क्रेन का काम क्या है, चीजों को लिफ्ट करना। तो जो भी आयरन की चीजें हैं जिनको आपका एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, उसके पास ले जाओ, वो चीज से लिफ्ट हो जाएगी, लिफ्ट होकर ये इसको लिफ्ट कर देगा। अब जब उस चीज को रिलीज करना तो क्या करोगे, इसको फिर से क्या करेंगे हम लोग, डीमैग्नेट। डीमैग्नेट। तो वापस ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होगी, उस मटेरियल को रिलीज कर देगा। फिर इनको वापस कहीं वापस लेके जाओगे, वापस इसको मैग्नेटाइज कर दो, ये फिर से क्या बन गया, मैग्नेट। ये गाड़ी वाड़ी की छत पे जाओगे, वो गाड़ी को चिपका के लिफ्ट कर लेगा, उठाएगा, जहाँ भी छोड़ना है इसको वापस से डीमैग्नेटाइज कर दो। तो जब लिफ्ट करना हो तो उसको मैग्नेटाइज कर दो, जब किसी भी चीज को रिलीज करना हो तो उसको क्या कर दो, डीमैग्नेटाइज कर दो। तो ऑब्वियसली क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो क्रेन में आप यूज कर रहे हो, उसको तो बहुत ज्यादा साइकिल से गुजरना पड़ेगा यस कि बार बार लिफ्ट करने के लिए उसको मैग्नेटाइज करना है, बार बार उसको छोड़ने के लिए डीमैग्नेटाइज करना है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें इस तरह की चीजें हैं जहाँ पर आपको ज्यादा साइकिल हो रहे हैं, वहां पर ऐसा मटेरियल यूज करना चाहोगे कि पहली बात तो क्या चाहोगे कि अगर आपको क्रेन में लगा रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑब्वियसली क्रेन लाइट चीजों को लिफ्ट करती है, हैवी चीजों को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हो। जनरली तो यार क्रेन का काम क्या है, जो हैवी चीजें उनको लिफ्ट करना और उसका काम है ना। तो ये जो मैग्नेट बनना चाहिए, ये मैग्नेट का नीचे क्या होना चाहिए, शुड बी अ वीक मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए। अच्छा, अब जब मैं बोलता हूँ कि इसको मैग्नेटाइज करना है तो जब तक मैं इसमें करंट भेजता रहूंगा तब तक ये डेफिनेटली क्या है, मैग्नेटाइज्ड है। जब मैं इसमें इसके थ्रू करंट को जीरो कर दूंगा, अब क्या होगा, रिटेंटिविटी। तो अभी भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। यस सर। दो क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आपके पास मटेरियल ए और मटेरियल बी है ना, दोनों को आपने उन दोनों को अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज किया करना है क्रेन में, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं बोलता हूँ कि एक तरीका तो क्या है कि मैं उसके अंदर करंट भेजता रहूं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहे जब मुझे चीजों को लिफ्ट करके रखना है। एक दूसरा बंदा बोलता है कि यार मैं काम करता हूँ ना, मैं पहले इसके अंदर करंट भेजता हूँ, इसको मैग्नेटाइज करता हूँ और मैं करंट को जीरो कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी भी ये कुछ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और तो अब आप दोनों में से कौन सा वैसे प्रेफर करोगे, मतलब अगर मैं एनर्जी वाइज बोलूं तो कौन सा ज्यादा ऑप्टिमम है, पहला वाला जिसमें करंट लगातार भेज के रहना पड़ेगा, या फिर एक बार मैग्नेटाइज करके अपने करंट को बंद कर दिया। क्या सेकंड वाला। सेकंड वाला ना, यस सर। कि भैया पहले वाले में क्या नुकसान है, इसमें लगातार कांस्टेंट निकलती जाएगी। आपको लगातार करंट इसमें भेज के रहना पड़ेगा, राइट। लेकिन दूसरा वाले में क्या, आपने एक बार करंट भेजा, वो मैग्नेटाइज हुआ, आपने करंट जीरो कर दिया ताकि अभी भी ये कुछ इसमें मैग्नेटाइजेशन बचा है। तो आप तो ये चाहोगे ना कि इवन इफ अगर मैं करंट को कम कर दूं तो जितना भी मैग्नेटाइजेशन बचा है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो अभी भी एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करे। तो आपका काम तो कितना अच्छा हो गया कि भैया आपने इसको एक पावरफुल मैग्नेट भी बना दिया, राइट। आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन आपने लिमिटेड कर दी बजाय उसके कि आप लगातार भेज के रहते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज करते हो तो आप ये भी जरूर चाहते हो कि उसकी जो रिटेंटिविटी हो वो क्या हो, हाई हो।
ऑलराइट, तो ग्राफ कुछ देखो, एक ग्राफ ही है और देखो जितना ये इसकी हाइट बनाई है उतनी हाइट मैं इसकी बना रहा हूँ। चलो ठीक है, ये हुआ। तो इन दोनों में से मतलब ये जो है ना, ये जो पतला वाला ग्राफ होता है ये सॉफ्ट आयरन का होता है और ये आपका स्टील का है। तो अगर एक बात तो मुझे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बनाना है, मान लो मैं दोनों की जो ये जो चीज है, ये मैंने एक्चुअली अभी मत लिखो सॉफ्ट आयरन, अभी तो मेरा क्वेश्चन कुछ और है कि मान लो ये दोनों का ये क्या है, ये जो पीक है या जो भी ये रिटेंटिव दोनों की क्या है, बराबर सेम है है। ना। तो इन दोनों से कौन सा आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज करोगे, ए या पी? ए वाला ही करेंगे फिर ए वाला करेंगे, ये वाला। क्यों? सर, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कम होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये लोग ये भी सोच सकते हो कि भैया आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आप क्या चाहोगे कि जब उसको डीमैग्नेटाइज करना हो तो थोड़ा सा भी अमाउंट लगाऊं उल्टा और वो डीमैग्नेटाइज हो, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, या डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग लगाएं? बहुत स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि बहुत ज्यादा करंट, और थोड़ी सी फील्ड पे भी अगर ये डीमैग्नेटाइज हो जाए तो मतलब थोड़ी फील्ड मतलब थोड़ा सा करंट सोलेनोइड में। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो आप क्या चाहोगे कि जो उसकी कोर्सिविटी है वो लो हो या हाई हो? लो होनी चाहिए। लो होनी चाहिए। वो नीचे ताकि आप थोड़ी सी भी आप अपोजिट फील्ड लगाओ, ये और ये डीमैग्नेटाइज हो जाए। मैग्नेटाइज हो जाए। सही है यस सर। है ना। अच्छा, तो मैं इसको कैसे भी यूज कर सकता हूँ? फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? परमानेंट मैग्नेट्स के लिए ये वाला मटेरियल यूज कर लो, क्या फायदा हो? देखो परमानेंट मैग्नेट के लिए तो आप चाहिए ना कि भैया अगर परमानेंट मैग्नेट है तो पहली बात तो ये से आपको क्लिक करता है कि ऐसा तो है नहीं भैया आप उसमें क्या करोगे, उसके लाइफ टाइम के लिए आप उसमें करंट भेजते रहोगे। अगर बस तो ये है ना कि एक और मैं इसको मैग्नेटाइज, एक और इसको मैंने मैग्नेट बना दिया, अब मैं अपना करंट को बंद कर देता हूँ, अभी भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करे, यानी इसकी जो रिटेंटिविटी है वो अच्छी खासी हाई हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो। सही है क्या यहाँ पे? यस सर। ठीक है, दूसरा आप क्या चाहते हो कि जब अगर ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बनाना है तो आप ये चाहते हो ना कि गलती से भी क्या डीमैग्नेटाइज ना ना हो जाए। मतलब कभी अगर आप अपने मटेरियल को तो मतलब आप अपना कोई भी एपर्टस है जिसमें अपने मैग्नेट लगा रखे हैं, आप उसको यहाँ से वहां लेके जा रहे हो कहीं भी, हो सकता है पॉसिबली किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में आकर, मतलब कितने सारे आपके पास एपर्टस होते हैं यार, अप्लायंसेस होते हैं जो कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। घरों में कितना होता है कि भैया आपके पास स्पीकर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसके आसपास, आप ट्रांसफर आप अपने अडेप्टर यूज करते हो उसमें क्या है मैग्नेट्स हैं आपके पास, आपका आप कोई भी टीवी चलाते हो कहीं से थोड़ी बहुत लीकेज है, हर जगह से आपके पास क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर्स आपके आसपास है तो फील्ड होती है। तो आप सीपीयू यूज करते हो, करंट कैरिंग डिवाइस है तो आपके पास उसके आसपास फील्ड होती है यार। अब देखिए, तो अगर आपने कोई ऐसा चीज बना ली जहाँ पर आपने परमानेंट मैग्नेट को बना दिया, अब आप उसको इधर उधर लेके जा रहे हो, बाई चांस किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में कोई और अप्लायंस की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या हो जाए डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो आप चाहते हो कि इसकी जो कोर्सिविटी है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हाई होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ इसका ये ओ है, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी, ये ए था ये बी था और ये सी था, तो इसके लिए जो ओ बी है वो क्या होना चाहिए,
हाई, बट ओसी क्या होना चाहिए? लो। ये ओबी क्या होना चाहिए? ओसी भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ताकि इतनी आसानी से डीमैग्नेटाइज now नहीं। ये आपका ना, तो ये बना लिया था, ये बनाना होगा ना। कर लिया नोट? सर बस एक कर लिया सर। चलिए, अच्छा देख लीजिए, जो सॉफ्ट आयरन है की जो रिटेंटिविटी होती है, तो रिटेंटिविटी इज हायर देन स्टील। लिख लीजिए, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन is more than the retentivity of steel. ठीक है, रिटेंटिविटी ले लिया। अब कोर्सिविटी क्या है? कोर्सिविटी सॉफ्ट आयरन की क्या होती है? इज लेस देन द कोर्सिविटी ऑफ स्टील। तीसरा क्या है? एरिया के बारे में क्या बोलोगे? ये दोनों पॉइंट लिखिए। जो आपकी रिटेंटिविटी है वो आयरन की ज्यादा है देन द स्टील, सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है स्टील से। देन कोर्सिविटी, लेकिन इसकी जो कोर्सिविटी है दैट इज लेस देन द कोर्सिविटी ऑफ। स्टील। तीसरा क्या है? एरिया ऑफ स्टेरेसिस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ज्यादा है, कम है? डायग्राम से बताओ। इज लेस देन, हम ही है। Less than steel. is smaller than, area smaller than that in steel.
ठीक है, अगर पूछे कि परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या क्या चाहिए, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए हाई रिटेंटिविटी लेकिन लो कोर्सिविटी। आगे बढ़े, हमने लिखा ना कि जो फेरो, यानी ठीक क्लास इजी आसान है यार, है ना। चलिए अब क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, आपको कोई सिचुएशन दे देंगे जिसमें जहां पर या तो परमानेंट मैग्नेट यूज हो रहा होगा या जहां पर इलेक्ट्रो आपका ये टेम्परेरी मैग्नेट यूज हो रहा होगा, फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देंगे कि इस टाइप के इतना इसमें फील्ड चाहिए होगी, इतनी हमें इसमें डीमेटाइजेशन करने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए, फिर उसके हिसाब से देख के फिर आपको दो कर्व दे दें, फिर कर्व से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो वहां से आपको समझ आ गया ना कि रिटेंटिविटी क्या है और कोर्सिविटी क्या है, बस उसके बाद बन जाएगी बात। आगे बढ़े, yes, आगे लिखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अच्छा हमने वैसे देख लिया था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया था। yes सर पढ़ लिया। मान लो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मान लो उसका रेजिस्टेंस G है, और इसमें जो मैक्सिमम जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है YG है, राइट। तो अगर मुझे इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, क्या करते थे, पैरेलल में लगाते थे। शंट लगा पैरेलल में इसको इसको एक स्पेसिफिकली नाम देते थे, क्या नाम है, शंट शंट। और आपको उसको कन्वर्ट करना है कि इसमें 0 से लेकर किसी आई इस रेंज में लेके जाना है। जब इसमें से मैक्सिमम करंट जा रहा होगा तो शंट कुछ ऐसा होना चाहिए इसके थ्रू भी क्या है, IG जाए। जी जाए। तो इसकी इक्वेशन क्या है, दोनों पैरेलल में लगे हैं तो वोल्टेज बराबर है। yes सर। जी वो, और जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना था तो, और गैल्वेनोमीटर सीरीज सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगाते थे आप, जब कोई इसको 0 से V वोल्ट। वोल्ट तक जब इसके अगर मैक्सिमम वोल्टेज आपको रीड करना है, तब ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर का भी जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का जो कांटा होगा नीडल होगी वो भी क्या करे, अपनी मैक्सिमम वोल्टेज को स्टोर करे। फिर उसके लिए कितना करंट जाना चाहिए, I IG is equal to V। है ना। चलिए ये हम लोग कर चुके थे, अब क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कुछ नहीं, ये क्या है, स्टैंडर्ड आपका सेटअप है। सेटअप क्या बताया था कि आपके पास एक, मान लो ये आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, इस पे आप क्या करते हो, बेसिकली इस तरह से कॉइलिंग की हुई है, मैग्नेट के बीच में। जैसे हमने इस पे क्या की, कॉइलिंग कॉइलिंग की हुई है ना, इसके ज्यादा आपने रैप किया हुआ है। अब इसको क्या करोगे आप, दो मैग्नेट्स के बीच में आप इसको, स्टैंडर्ड सेटअप है, कुछ वापस नया नहीं कुछ कर रहे हैं हम लोग,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रहते हैं। अब ये क्या क्रिएट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होगी? नॉर्थ से निकले कहाँ जा रही होगी? साउथ साउथ की तरफ जा रही होगी, ऐसे। ऑलराइट, अब ये हुआ। यहाँ पे क्या रखी आपकी? आपका वो जो पॉइंट रखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे एक मैकेनिज्म बना रखा है, एक स्प्रिंग मैकेनिज्म है। ये स्प्रिंग मतलब लिटरली आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड वाली स्प्रिंग जैसी नहीं है। हाँ, ये क्या, जैसे आप चाबी नहीं भरते हो जो टॉयज होते हैं, उसको भी तो स्प्रिंग बोलते हैं। कॉइल वाली स्प्रिंग है। जब चाबी भरते हो तो स्प्रिंग टाइट हो जाती है, जब चाबी को रिलीज करते हो तो देते हो स्प्रिंग क्या करती है? अपने आप को रिलैक्स करना चालू करती है, अनकॉइल करती है। जब वो अनकॉइल करती है तो वापस क्या करता है? आपकी चाबी घूमने लगती है, या जो भी आपका जो भी साथ में मैकेनिज्म जुड़ा होगा वो काम करता है। तो वह क्या, मान लो यार दोस्तों, ये आपके पास कॉइल है, इसका क्या होगा? यहाँ से कहीं से तो आपके पास कॉइल के एक एंड से क्या करंट आ रहा होगा, और किसी दूसरे एंड से करंट यहाँ से जा रहा होगा। हाँ, तो मैं ये हटा देता हूँ। करंट आया, करंट गया। इसके वजह से क्या हुआ? इसके लूप में करंट घूम, जैसे करंट घुमा क्या हुआ? ये करंट कैरिंग लूप है जो क्या करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, फोर्स फील करेगा। फोर्स है ना? सही है। फोर्स फील करेगा, टॉर्क फील करेगा, टॉर्क फील करेगा। टॉर्क टॉर्क, फील यस करेगा। टॉर्क करेगा। और की वजह से। और टॉर्क क्या होता है? जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा क्या करेगा ये? स्प्रिंग को रोटेशन, है ना? उतना ज्यादा ये रोटेट करेगा, और जितना ज्यादा रोटेट करेगा पॉइंटर आपको उतना ज्यादा घूमेगा। जितना ज्यादा पॉइंटर घूमेगा आप क्या करोगे? पॉइंटर के सामने यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, टॉप व्यू मुझे कैसे दिखाई दे रहा है? टॉप व्यू तो मुझे सिंपली ऐसे दिखाई दे रहा है, नोड से। ये हुआ, ये साउथ है, ये आपका पॉइंटर है। यहाँ पे क्या लगी हुई है? स्केल लगी हुई है। यहाँ से अभी क्या जा रही है? फील्ड जा रही है। ऑलराइट, और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत क्या दिखाई देगी? जैसे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है आपको टॉप व्यू में? कॉइल। कॉइल, है ना? ये जो लाइन से कॉइल दिखाई दे रही है। सिंपली क्या करोगे? आप करंट भेजोगे, ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कि जैसे इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क जैसे रोटेट करेगा तो पॉइंटर घूमेगा। अच्छा, जब ये पॉइंटर घूम रहा है तो ये किसी पॉइंट पर आके पॉइंट क्या करेगा? जो टॉर्क है किसी पॉइंट कहीं भी जाकर रुकेगा। तो एक बात, तो ये कहाँ रुकेगा? कहाँ जाकर रुकेगा? जब नीचे चाबी भर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट कर रही है, चाबी इसको क्या कर रही है? तो चाबी भर रही है, वो उसको घूमने से रोकेगी। तो इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों का जो टॉर्क है, चाबी का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क क्या होना चाहिए? इक्वल होगा। इक्वल होने चाहिए, के थीटा हो जाएगा उसका स्प्रिंग का। और अब धीरे धीरे जब करंट कम करोगे तो चाबी तो आपकी ज्यादा भरी हुई थी, करंट कम लगा तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क ज्यादा था, और इसका टॉर्क, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कम लगा, इसका टॉर्क ज्यादा था। तो ये वापस क्या करेगा? पॉइंटर और आगे जाएगा, रुका रहेगा, या वापस पीछे आएगा? पीछे आए, पीछे आएगा। करंट कम होता है, पॉइंटर वापस क्या हुआ? चाबी की वजह से पीछे जाने लगा, और जब करंट जीरो हो जाएगा तो चाबी भी क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली अपने रिलैक्स्ड स्टेट में चली गई है। फेयर है ना? ये ये चाबी वाला, अगर ये आप ये चाबी वाला स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म नहीं रखोगे तो ये जहां भी पॉइंट करेगा उसको जब करंट कम करोगे तो वही का वही करंट कम जीरो कर दिया, तो मैग्नेटिक आपका टॉर्क जीरो हो गया, तो नीडल वहीं की वहीं रह गई। उसको वापस भी तो लेके आना है जीरो पे, है कि नहीं? जो टॉर्क है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, क्या होता है? एम इंटू एम क्रॉस बी, यानी
एम बी साइन थीटा, एम क्या होता है? I IA B. ठीक है ना, ये हुआ। चाबी की के थीटा। हाँ, और जो आपको वो है के थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो फील्ड है वो फील्ड क्या है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं। ये फील्ड कुछ ऐसे होते हैं कि फील्ड हमेशा क्या है, ये इसके प्लेन के, इसके ये जो प्लेन है इस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर। नहीं नहीं, ये जो फील्ड है, फील्ड तो क्या होगी, इसके प्लेन के पैरेलल है। पैरेलल होगा तो क्या होगा, जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आएगा, इन रेड लाइंस के परपेंडिकुलर आएगा। यस सर। yes sir रेड लाइन के परपेंडिकुलर आएगा तो इसके ये मतलब येलो वाली डायरेक्शन और ये जो ग्रीन वाली डायरेक्शन है, जो ग्रीन वाली है जो यहाँ से पास हो रही है, इंग्लिश एंगल 90 डिग्री, ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो जो फील्ड को ना ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेने का पर्पस क्या होता है कि जो फील्ड हमेशा क्या हो, इसके पैरेलल। इसके रेडियली जा रही हो, मतलब ये जो ना इसका जो रेडियस है इसके रेडियली जा रही हो, यानी इसके जो प्लेन है, प्लेन के हमेशा क्या होता है वो पैरेलल होता है। सर मेरे को एक डाउट है इसमें, सर पहले भी था सर, जो करंट है एक सेकंड, अब देखो मैं इसको पूरा बनाऊं तो देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, राइट। तो ये जो आपकी जो फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इन रेड लाइंस के परपेंडिकुलर आएगा, तो एंगल 90 डिग्री का ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, जैसे हम अगर ऊपर से देख रहे हैं, वो वाला आपने जो टॉप व्यू बनाया है, ये वाला करंट है वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही फ्लो होना चाहिए, तो वो नहीं समझ आ रहा वो वैसे कैसे फ्लो करता है। इसमें करंट कैसे जा रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये कॉइल नहीं है, मतलब 3D लुक देने का ट्राई किया है, साइज बढ़ नहीं रहा है, आपको बता रहा हूँ। करंट ऐसे जा रहा होगा इसमें, मतलब यहाँ से करंट आया, नीचे गया, नीचे गया, अब बताओ। सिंपल सर, आपने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के ऊपर क्या किया आपने, कॉइलिंग कर दी। अब वो डायग्राम मैंने सब ये दिखाया, एक्चुअल में क्या फील्ड तो हर जगह से ऐसे है ना यार, सब एक जगह दिखा रहे हो, सब ऊपर ऊपर से होगा या नीचे नीचे होगा, ये इस पूरे लेंथ के अलोंग फील्ड निकल रही होगी और इसके पूरे लेंथ के अलोंग अंदर फील्ड इसके अंदर एंटर कर रही होगी, ऐसे ही होगा ना यार। ठीक है सर, लग गया अब थोड़ा समझ। नहीं देखो, सोचना है तूने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर के ऊपर तुमने कॉइलिंग कर दी और उसको अपने दो मैग्नेट के बीच में रख दिया, तो मैग्नेट में सब इस यहाँ से फील्ड थोड़ी आ रही है, यहाँ से फील्ड आ रही है इस पूरी लेंथ के अलोंग, क्या है इस पूरी लेंथ के अलोंग, ये जो पूरा आप इसका ये वाला एरिया बना रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कवर करूँ, ये शेडो बनाऊँ ये वाला। सर ये तो मेरे को समझ लग गया था, मेरे को ना उसमें कंफ्यूजन थी कि सिलेंड्रिकल शेप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे टॉर्क की डायरेक्शन गलत आई, पर अब मैंने देखा ना आपने रेक्टेंगुलर बनाया हुआ लूप, तो समझ आ गया। देखो कोर सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, कॉइलिंग की हुई है। यस तो अगर आप सिलेंडर पे ऐसे कॉइलिंग करोगे तो क्या होगा, आपको ऐसे रेक्टेंगल से बनाए दिखाई देंगे, जो एकदम डायमीटर के ऊपर से ज्यादा होगा वो रेक्टेंगल साइज में सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ये वाला जो होगा सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ये जो इनकी साइड क्या क्या होती जाएंगी छोट। और लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अब इसे इसको ऐसा पूरा बनाते भी नहीं हो, रियलिटी में क्या होता है, एक्चुअल पिक्चर में आपके पास एक सिलेंडर है, उसके एकदम यहीं पे बहुत सारे एकदम सेंटर के आसपास, वायर तो बहुत थिन होते हैं ना यार, ऐसे एक ही होती है। यस तो अगर आप एक बात, तो अगर आप एक सिलेंडर पे इस तरह से कॉइलिंग बनाओगे तो क्या क्रिएट करेगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट करेगा ना यार। यस तो इसके बाद ऐसे क्या है, इसके बहुत ही पास पास में, बहुत ही पास पास इसके क्या है, बहुत सारे इस तरह से लूप्स बने हैं।
सबके पास बहुत सारे लूप्स बने राइट। और ये जो आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी रोटेट हो रही है, तो मान लो स्प्रिंग अगर घुमाओगे तो आपने इस पॉइंटर को ऐसे घुमाया, मान लो ये पॉइंटर कुछ घूम रहा है आपका इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग घूम रही है, स्प्रिंग में क्या हो रहा है, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा वो पता है इसको, इस वाले को क्या बोलते हैं, जैसे स्प्रिंग का स्ट्रेच होना या कंप्रेस होना, बट यहाँ पर क्या है, चाबी वाली स्प्रिंग है, तो जितना ज्यादा ये जितना ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, घूमेगा, उतना ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। तो मान लो ये 5 एंगल घूम गया या 3 एंगल घूम गया, तो कितना फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग टॉर्क, के थीटा के K थीटा के थीटा के 5 थीटा थीटा मैंने यहाँ यूज कर लिया यार, है ना। के फाई है। देखो ये आपने लिए सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लिए जो कि रेडियल फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो प्लेन है, प्लेन क्या है, फील्ड के पैरेलल है, या जो इसका एम वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर हो गया। भाई एम वेक्टर तो क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना यार। Yes, यस sir. सर। लिखिए सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्रिएट रेडियल फील्ड, क्रिएट्स रेडियल फील्ड creates magnetic field such that it is always parallel to the plane of the coil, so that it is always parallel to the plane of the coil. सर इसमें एरिया कौन सा लेते हैं? यानी कोयल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया, सेंट्रल कोयल का ना सर? मतलब बहुत थी ना ये वाला डायग्राम देखो ना, ये वाला डायग्राम यस सर। ना, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हार्डली एनी डिफरेंस। ओके सर। तो क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेने का फायदा है कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो होगी वो फील्ड क्या करेगी, रेडियली क्या कहते हैं, ओरिजिनेट करेगी और रेडियली टर्मिनेट करेगी। तो जैसे ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो आपका जो जो प्लेन है जब इसके थ्रू पास होगी इस मेटल के थ्रू, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या होगा, फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो एम वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो एम वेक्टर के बीच में और जो फील्ड इसके थ्रू पास हो रही है उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90. मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगी। अब तो क्या है, टॉर्क आपकी क्या रहेगी, एन आई ए बी। Yes, sir. ये रहेगी। और अब जो स्प्रिंग में लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, के फाई। K5. K5 लगा रहा है कि नहीं। ये हो गया आपके पास K5। अब देखो जितना ज्यादा आई आएगा क्या उतना ही ज्यादा फाई आएगा, जितना ज्यादा आई होगा क्या आपकी स्प्रिंग उतना ही ज्यादा रोटेट की होगी, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. रोटेशन की बात की जाए। और अच्छा तो अगर मुझे बताना हो कि यार आप चाहते हो कि थोड़े से भी करंट से अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आ जाए, भाई अगर आपका अच्छा वोल्ट अच्छा गैल्वेनोमीटर कौन सा होगा कि थोड़े से करंट पे डिफ्लेक्टिंग रहा है, या हल्का सा भी करंट का वेरिएशन हुआ आपकी निडल अच्छा खासा डिफ्लेक्ट हो गई है और रीडेबल डिफ्लेक्ट होगी, आप रीड भी कर पाओगे यार हाँ डिफ्लेक्ट हो गई है, वो ज्यादा अच्छा मानोगे। ये मानोगे आपने करंट में वेरिएशन कर भी दिया फिर भी निडल हिली नहीं है, और हिली तो बहुत थोड़ा सा हिली है फर्स्ट वाला। First के फर्स्ट वाला। है ना। तो आप चाहते हो ना कि भैया आप हल्का सा भी करंट भेजा है तो ये आराम से ही सिंपली ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब क्या है, हल्के से भी करंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क क्या हो जाना चाहिए, अच्छा खासा हो जाना चाहिए, यस सर। है ना। चलिए राइट डन।
तो मतलब आपसे अगर मैं बोलूं कि एक दोनों में से कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, जिसमें डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, या फिर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है? जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो ज्यादा रहा है। ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो बोला कि वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी ऑफ जो गैल्वेनोमीटर डिफाइन होती है, फाई बाय आई। 5 by क्या होना चाहिए? डिफ्लेक्शन deflection per unit current. पर करंट। पर यूनिट करंट का मतलब क्या हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है। ज़्यादा। अदरवाइज तो डिफ्लेक्शन तो आप वैसे भी क्या कर सकते हो, ज्यादा करंट भेज के बेकार वाले गैल्वेनोमीटर में भी तो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, वो हो गया आपकी सेंसिटिविटी, है ना। फाइव बाई, अब बताओ 5 बाय आई क्या आएगा? NAB बाय के। upon K. टर्म है, आपको याद होनी चाहिए। और वैसे जो सेंसिटिविटी का मैं उल्टा कर दूं कि अपॉन NAB जो होता है, तो एक्चुअली बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये बात हो जबकि पहले नोट कर लो, कर लिया नोट। यस सर। अब बताओ, ये बताओ जो गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है? NAB के, है ना, या तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, यस सर। टर्न्स बढ़ा दो, साथ में क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ा दो। जनरली क्या होता है देखो, है ना, जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा वो महंगा क्यों आएगा, क्योंकि देखो आपने क्या किया, आप चाहते हो कि भैया थोड़े से भी करंट पे डिफ्लेक्ट कर जाए, पर मुझे पता नहीं ये क्या है, ये एक इसका ये मैकेनिज्म है, यहाँ से इसने आपने इसको इसके एक्सिस होगी जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपने इसको, है ना, पिवट किया गया होगा। तो अब जब ये घूमेगा तो अपने वेट की वजह से भी क्या होगा, घूम नहीं पाएगा, भारी है, फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना, जो भी आपके एक्सिस है और जिसके अबाउट घूम रहा है, जिसके अबाउट हिंज किया हुआ है इसको, तो वहाँ कुछ आपके पास क्या होगा, फ्रिक्शन वगैरह भी होगा। तो अब क्या चाहोगे कि ये बहुत ही लाइट मटेरियल का बनाया जाए, है ना। तो आपको ऐसे मटेरियल को आइडेंटिफाई करना, बहुत लाइट मटेरियल यूज करना, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना मतलब क्या है, अब ज्यादा लेंथ का वायर आप यूज कर रहे हो, फिर आप बी को बढ़ाओगे तो आपको अब और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स चाहिए, तो ओवरऑल आपका क्या होता है, कॉस्ट बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उतना ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे जो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एरिया में नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है, मान लो स्टैंडर्ड साइज मेरा सबका क्या है, सेम है, तो अब कोइल्स का एरिया तो सब केस में सेम यूज कर रहे हो, बट या तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर आप सेम साइज के गैल्वेनोमीटर को और ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हो। सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। वैसे हमने ये सेम चीज आपको आपने जब अपने गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर एमीटर चालू किया था तभी सेम चीज वैसे मैंने बता दी थी कि जब से वो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई ऑपरेटर होगा वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और वो घूमेगा। यस सर बता दें। जितना घूमेगा उसको कौन बैलेंस करेगा? आपका लीस्ट टॉर्क ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग एक तरह से कसती जा रही है तो उसके अंदर क्या है? एक लीस्ट टॉर्क। अच्छा ये टॉर्क कौन सा है? ये पिछले ये टॉर्जनल टॉर्क बोलते हैं इसको। जब किसी भी यस वो पेंडुलम की। हाँ मान लो कोई भी अपने पेन लिया, पेन को लेके आप इस तरह से घुमा के ट्विस्ट करना चाहते हो। जब आप पेन को इस तरह से ट्विस्ट करना चाहोगे, समझ में क्या बोलना चाहता हूँ ट्विस्ट का मतलब? पेन को के ऊपर वाले पार्ट नीचे वाले पार्ट को आपने क्या किया? अपने हाथ में पकड़ा और दोनों हाथ को क्या करो? आप एक दूसरे के अपोजिट रोटेट कर रहे हो। समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मान लो आप इसको यहाँ से फिक्स कर दो और इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो इसके जो ये पार्ट है ये इस तरह से क्या होने चाहेंगे? घूमना चाहेंगे। तो इसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेज है इसकी इलास्टिक फोर्सेज वो क्या करेंगी? फिर से इसके अंदर कुछ स्ट्रेस डेवलप करेंगी। रिस्टोरिंग फोर्स। जब आप अपने हाथ को हटाओगे तो ये बॉडी वापस से क्या करेगी? वापस से घूम कर अपने सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो ये जो इस तरह से वर्टिकल एक्सिस के बाद जो आप इसको ट्विस्ट करना चाहते हो, जब ट्विस्ट करोगे तो वापस से ये है ना अनट्विस्ट होना चाहेगा, वापस से रिलैक्स होना चाहेगा। तो ये जो है टॉर्क, ये जो टॉर्क कैसे क्या बोलते हैं? टॉर्जनल टॉर्क। और यहाँ जो के है, के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। व्हाट इज के? के इज द ओरिजिनल कांस्टेंट। जो टॉर्जनल वर्ड है वो ट्विस्टिंग से जुड़ा हुआ है। जब भी आप किसी चीज को पकड़ के किसी भी चीज को ऐसे ट्विस्ट करोगे तो आप जैसे छोड़ोगे, जैसे आप अपना इरेजर ले लो, इरेजर को आप क्या करते हो? थोड़ा सा ऊपर नीचे से पकड़ के अपोजिट सेंस में घुमाते हो, ट्विस्ट करते हो। जैसे छोड़ते हो वो रबर वापस अपनी शेप को रिगेन करता है। तो अंदर वो अब जो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हुई जो उसकी शेप को रिगेन कर वो जो है वो टॉर्जनल है। तो वो कितना उसका वो कांस्टेंट कितना, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस स्ट्रेच करने पे उसका एक कांस्टेंट होता है, वैसे की बॉडी को जब ट्विस्ट करते हैं तो उसका भी वापस से रिस्टोर करने का अपने एक कांस्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे लिखिए डायफ्रैक्शन बाय स्मॉल सर्कुलर एपर्चर। अभी हमने जो डायफ्रैक्शन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? स्लिट्स के थ्रू पढ़ा था। इसके दोस्तों आपको रिजल्ट से याद रखने, इसका जो काम होता है वो बेसिकली क्या कहते हैं आपका रिजॉल्विंग पावर में काम आता है। तो मान लो एक बात, तो अगर आप यहाँ से लाइट भेज रहे हो, ठीक है, और ये एक सर्कुलर क्या सर्कुलर होल बना हुआ है यहाँ पर, और सामने सामने क्या रखते हो? स्क्रीन। हाँ बिल्कुल, आपने सामने क्या रखी है? स्क्रीन रखी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? सर्कुलर। सर्कुलर पार्ट में इतने से पार्ट में क्या हो जाना चाहिए? बस ये ब्राइट हो सेम रेडियस का ब्राइट। सेम रेडियस का। अगर आप इसको ऐसे मान लो कि वो सिंगल लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो जितना पार्ट इसने ब्लॉक कर दिया वो तो सब डार्क हो गया। बस इतने से पार्ट में सर्कुलर जितने सेम साइज का एक सर्कुलर स्पॉट बन जाना चाहिए। लेकिन जब लाइट इसके एजेस से पास होती है तो एक्चुअली सेम साइज का नहीं बनता, वो क्या होगा? ऑब्वियसली वो ज्यादा रेडियस का बन जाएगा। बन जाएगा। ज्यादा बन जाएगा। और इसको भी 1.22 होता है इसका शायद। इससे क्या बनती है? इसमें फ्रिंज पैटर्न बनता है। फ्रिज पैटर्न बनता है।
ये पूरा पूरा क्या बन गया है? सेंटर मान लो मैंने रेड लाइट यूज की है, जो लाइट आ रही है वो रेड लाइट है। तो अब क्या बनना चाहिए? रेड स्पॉट बनना चाहिए। ऐसे मान लो आपने यहाँ रेड लाइट भेजी है, ये स्पॉट बना। अब ये जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है वो ब्लैक है क्या? डार्क रीजन हाँ, वो क्या है? डार्क है। फिर क्या बना? रेड बना। ऐसे इस तरह से पैटर्न चल रहा है। क्लियर है? तो ये जो चीज बनेगी, ये पॉइंट, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये जो आपका जो ब्लैक पोर्शन मैंने बनाया है, ये ब्लैक वाली पहली फ्रिंज है। अगला जो ब्लैक रीजन है वो क्या है? दूसरी फ्रिंज है। उसके बाद अगला जो ब्लैक बनेगा वो तीसरी फ्रिंज बनेगी। तो मान लो इनके बीच में जो रेडियस है ये क्या है? आर नॉट। मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कि सिंपली सेम साइज का एक रेड स्पॉट बन जाना चाहिए, लेकिन होता क्या कि आपको फिर से क्या दिखाई देती है? सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देती है। सर ये आर नोट किसके बीच में है? आर नॉट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट मिनिमा। बोल दूं, जहां आपका ब्राइट खत्म होता है वहां पर क्या है आपका? और ब्राइट एक्चुअली ऐसा तो है, फिर से मैं बोलता हूँ, ये एग्जैक्टली पूरी शार्प बाउंड्री तो है नहीं। यहाँ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे मैं दो जाऊँ इंटेंसिटी, कम। तो ये जो मैंने ब्लैक वाला रीजन छोड़ दिया, उस ब्लैक रीजन का भी जो मिडल है वो क्या है? 0. मिनिमम इंटेंस। या मैं यहाँ बनाऊँ तो ऐसे बना देता हूँ, दिस इज आर नॉट। चलिए, तो ये जो आपके ये जो ब्लैक वाले के जो बीच वाली लाइन है वहां पर एक्जैक्टली इंटेंसिटी 0 है। और जैसे मैं इसकी मिड लाइन से जैसे जैसे मैं सेंटर तक जाऊंगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ते 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 सेंटर पे एक्जैक्टली क्या हो जाएगी? और आई नो जो भी आपके पास जो मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि सेंटर से चालू करके जहां सबसे पहले आपकी इंटेंसिटी मिनिमम है 0 है, वहां तक की जो उसको क्या बोलूंगा? उसको फर्स्ट मिनिमा बोलूंगा क्या? उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसको एक नाम दिया जाता है, बोलता है एरी डिस्क। एरिस डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये जो है ये डी है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ टेम्परेचर। तो इनके बीच में जो दूरी है, इन दोनों प्लेन के बीच में जो दूरी है, दैट इज कैपिटल लैम। वैसे ही बात हो जैसे अपने स्टैंडर्ड किया था डायफ्रैक्शन में, पहला मिनिमा कहाँ था स्लिट से? साइन ए लैम्डा के बराबर होता है साइन थीटा। tan थीटा क्या आता है? लैम्डा बाय tan थीटा इज स्मॉल। तो tan थीटा के बराबर पुट कर देते हैं। यस सर। लैम्डा बाय ए पे आया था फर्स्ट में। हमने स्टैंडर्ड किया कि इसके सामने क्या रखते हैं? कन्वेक्स। रख सकते हैं। फिर एल क्या है? एल इस लेंस की फोकल लेंथ है। हमने ये किया था ना, जब भी लाइट निकलेगी ऐसे पैरेलल बीम्स निकल, ऐसे मान लेते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में होता है वो सारे क्या हैं? इससे हर डायरेक्शन में वेव फ्रंट निकलेंगे, इससे पास होगी, उन सबको ये वो यहाँ पर फोकस करेगा। ऑलराइट, तो वो साइन थीटा आया था लैम्डा बाय ए, ए के बराबर। और दिस थीटा इज आर नॉट डी बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा। जो थीटा आया था, थीटा 1 बोलता हूँ। थीटा 1 मतलब पहला जो आपका मिनिमा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? लैम्डा बाय डी के बराबर।
है ना, लैम्डा बाय ए एपर्चर साइज कितना है यहाँ पर बी। थोड़ा फर्क क्या है कि ये 1.22 लैम्डा होता है। आर नोट क्या हो जाएगा, तो पूछे कितने एंगल पर, तो ये है, कितने रेडियस का, तो वो ये है। तो आपको कुछ खास नहीं, बस आपको ये याद रखना कि अगर एक बाई चांस अब है ना ऐसे कुछ दे देगी सर्कुलर एपर्चर से, जो बंदा जो पहला मिनिमा आएगा उसकी क्या पहला मिनिमा की बात हो रही है। अच्छा ये जो बाकी जो मैक्सिमम बना रहा हूँ मैं, ये जो सेंट्रल के अलावा जो बाकी मैक्सिमम है वो क्या है, बहुत ही वीक है इंटेंसिटी में। यस सर। मुझे पता डायफ्रैक्शन में बहुत तेजी से क्या होती है आपकी इंटेंसिटी डिप मारती है। ऑलराइट, चलिए तो ये सर्कुलर एपर्चर है। तो जब भी आप, और देखो एक्चुअली लेंस क्या होता है, जैसे जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के फ्रंट में जो लाइट आगे गिरेगी, क्या होता है, जो टेलीस्कोप का जो एपर्चर होता है वो कैसा होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है कैसी होती है, सर्कुलर होती है, नहीं होती है। तो जब भी आप यस सर। जैसे जब भी लाइट आप गैदर करते हो ना, तो आपको जब भी अपने लेंस यूज करो, लेंस की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से रेज क्या होती है, जो भी लाइट आती है वो डायफ्रैक्ट होती है। डायफ्रैक्ट होके फिर वो जाके मीट करती है, एक मैक्सिमम क्रिएट करते हैं वो लोग। अब देखिए यहाँ ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा इसमें रिजॉल्विंग पावर में। तुम्हें पता है एक सर्कुलर एपर्चर है, सर्कुलर एपर्चर ये जो ओपनिंग है, सो ओपनिंग से जाओगे तो वो एक सर्कुलर ब्राइट क्रिएट करेगा और सब डिफरेंट रेडियस। सेंट्रल वाले को सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, बाकी सब मैं इग्नोर कर दूंगा। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, मतलब एक बात बताओ, आप अपने सामने ना दो पेन के ढक्कन ले लो, आपको दोनों पेन के ढक्कन आराम से दिखाई देंगे, लेकिन वो जैसे जैसे आप उनको दूर लेते जाओगे आपको ढक्कन को डिफरेंशिएट करना आसान हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है सर, पास में दिखाई दे रही है। अब इमेजिन कर इनको अच्छा खासा दूर ले जाओगे तो आप बता ही नहीं पाओगे दो ढक्कन है, आपको दोनों दोनों ढक्कन क्या दिखा देंगे, पॉइंट की तरह दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, पॉइंट की तरह एक। और मतलब दोनों एक साथ क्लब होके दिखाई देंगे, है ना। यस सर। और पॉइंट के लिए तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन आपको इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा भी इसको दूर लेके जाओगे तो आपको दोनों ढक्कन के बीच को में डिफरेंशिएट करना बराबर मुश्किल हो जाएगा, और जैसे आपको दोनों ढक्कन एक दूसरे में मर्ज करते हुए दिखाई देंगे। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है, मतलब आपकी एबिलिटी है कि दो कितने एक गिवन है ना, एक आपने डिस्टेंस पे आपने दो ऑब्जेक्ट रख दिए। अब क्या, अगर आपकी आंखों की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपकी आंखें उन दोनों को अलग अलग देख पाती है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ वो मर्ज कर दी है, और आप दोनों की बाउंड्री को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पहला खत्म हो रहा है तो कहाँ दूसरा चालू हो रहा है। तो मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी अपनी जो एबिलिटी है कि आप उसको जो बोलते हैं क्या कहते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर पाना, कि अपने दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को आप कितने अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हो कि दो ऑब्जेक्ट है, तो दैट एबिलिटी इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। ऑलराइट, जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर होती है, मतलब आपने कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिए, ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, तो रिजॉल्विंग पावर आपकी 1 मिनट है। 1 मिनट कितना होता है, 1/60 तो अगर इन दो के बीच में जो एंगल है ये 1/60 डिग्री से कम है, तो आइस वही दोनों पॉइंट्स एक दूसरे पे ओवरलैप दिखाई देंगे। अगर इनके बीच में जो एंगल है वो 1/60 डिग्री से ज्यादा है तो आपको दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, कम है तो मर्ज करके दिखाई देंगे, राइट। आपको समझ में आ रहा है, ये जितना दूर जाएंगे उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, देखो ये मान लो डिस्टेंस है, ये एंगल बड़ा है, और दूर चलेगा तो ये वाला एंगल क्या हो गया, छोटा। छोटा हो गया। तो ये वाला एंगल और भी छोटा हो गया, और दूर चलेगा तो ये एंगल और भी छोटा होता जा रहा है। तो
जब यहाँ बैठे थे तो मान लो ये एंगल क्या था 1/60 डिग्री से ज्यादा था, तो आपको ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे थे। पीछे का यहाँ भी ज्यादा था और दिखाई दे, पर जैसे एंगल कम हो रहा है तो आपको ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को दूर दूर देखने की जो आपकी जो एबिलिटी है, अलग अलग देखने की वो एबिलिटी क्या हो रही है, वीक होती जा रही है। यहाँ आगे तो आपको ये दोनों और पास पास में दिखाई देंगे, और जब ये एंगल जब 1/60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो आपको दोनों एक दूसरे पे क्या दिखाई देंगे, ओवरलैप दिखाई देंगे। तो लिखिए जो रिजॉल्विंग पावर है और ह्यूमन है वो क्या है 1/60 डिग्री है। यानी if two objects subtend an angle of 1/60 degree or more, they will be well resolved. Clear है? अब इसको इंस्ट्रूमेंट में कैसे यूज करना है उस पर आएंगे। देखिए यहाँ पर resolving limit for human eye, resolving limit for human eye equals to 1/60 degree. सर 1/60 से बड़े पे दिखेंगे ना? हाँ, लॉजिकली सोचो, अब जितना दूर जाते जाओगे आपको दोनों चीजें और दूर दूर दिखाई देंगी और पास आती दिखाई देंगी। पास पास तो आपके लिए उनको डिफरेंशिएट कर पाना या उनको रिजोल्व कर पाना आसान हो रहा है, मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। मतलब एंगल जितना छोटा हो रहा है उतना आपकी डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही है, और जितना इन दोनों के बीच में एंगल ज्यादा दिखाई देगा आपको दोनों चीजें उतनी ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी। तो देखिए रिजॉल्विंग लिमिट फॉर ह्यूमन आई इक्वल्स टू 1/60 डिग्री equals to 1/60 degree. That is if two objects subtend an angle of 1/60 degree or more, subtend an angle of 1/60 degree or more, they will be well resolved. सर सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की? एंगल पे। अब सेम डिस्टेंस पे यार इसी जगह बैठ के मैं इन दोनों को और पास पास ले आऊं, जितना गैप था और पास पास ले आऊं, तो क्या हुआ, डी तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन क्या चेंज हो गया, एंगल। यस सर। नहीं बैठो यहाँ बैठे बैठे तुम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ही रख दो, तब भी थोड़ी आपको अलग दिखाई देंगे। तो आपने एक्चुअली एक दूसरे पे ओवरलैप कर दिया, फिर तो आपको ओवरलैप भी दिखाई देंगे ना। मैं यहाँ बैठ के इनके बीच में जितना गैप बढ़ता जाएगा उतना आसानी से देख पाओगे, जितना इनके बीच में गैप कम होता जाएगा उतना इनके आपस ये वाला गैप इंपॉर्टेंट है ना यार। यस सर। तो फॉर गिवन गैप जितना कम होगा उतना देखना मुश्किल है। तो मतलब फॉर गिवन डिस्टेंस कब देखना मुश्किल हो जाएगा, जब ये वाला जो गैप है वो कुछ इतना कम हो गया कि ये वाला एंगल क्या बन जाए 1/60। आपके आई डिफरेंशिएट कर पाएगी यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज वो बोलेगी एक ही ऑब्जेक्ट है आपके सामने। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से थोड़ा बहुत कंटिन्यू करके इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर लेके ये पूरा पैक कर देते हैं। आपके लिए होमवर्क बताता हूँ, होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपको पढ़ना है जो ईएम वेव्स है, ईएम वेव्स में का जो स्पेक्ट्रम क्या है, किनका बना होता है, एक्स रेज, गामा रेज है ना, विजिबल आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, और इन सबके ना एक एक दो यूज दिए होंगे डे टू डे लाइफ में, कि जैसे एक्स रेज मेडिकल पर्पज में आपके हो ना बोन्स वगैरह का वो क्रैक आइडेंटिफाई करने काम आता है, माइक्रोवेव क्या काम आती है, कम्युनिकेशन में काम आ रही है, रेडियो वेव भी क्या है, कम्युनिकेशन में काम आ रही है, विजिबल तो आपको पता ही है। आपको क्या देखना है, तो आप क्या करो ईएम वेव्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसके स्टार्टिंग में एक टर्म दी है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो मैं बताऊंगा, चाहो तो पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है, उसमें हार्डली मतलब आधे पैराग्राफ का है, स्टिल मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है, क्या थ्योरी है उसके पीछे। अदरवाइज आपको जो पढ़ना है, जो कि हम लोग क्लास में एज इट इज कवर नहीं करेंगे, वो क्या है ईएम वेव स्पेक्ट्रम। तो होमवर्क लिख लीजिए ईएम वेव स्पेक्ट्रम, कौन कौन से स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी आपकी एक्सरे गामा रे जो भी है 7 होती है, कौन कौन सी है, और इनकी रेंज अगर रफली याद कर लोगे कि किसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ वेरी करता है तो अच्छा ही है। हालांकि यहाँ तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है क्योंकि वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता नहीं है कि, बट आपको खुद को अगर याद होगा तो हो सकता है कभी कहीं और फ्यूचर में किस तरीके से काम आ जाए कि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो, एक हाइपोथेटिकल आपको एटम दे दिया, बोला कि यहाँ से ट्रांजिशन हो गया, तो बताओ किस रेंज की आपकी रेडिएशन निकल रही है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम का आइडिया होता है बता सकते हो कि विजिबल रेंज की निकल रही होगी या अल्ट्रा की निकल रही होगी या फिर माइक्रो या रेडियो निकल रही हो। हाइपोथेटिकल एटम दे देना है, जरूर थोड़ी आपको हाइड्रोजन दे। हाइड्रोजन को सबको याद होता है, पहला यूवी, दूसरा विजिबल, बाकी सारे आईआर। याद आ रहा है लाइमन सीरीज? यस सर।
सर Yes, sir. तो हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू 1 है ना, मोल एनर्जी के लिए z की वैल्यू कुछ और हो, 10 हो 15 हो, तो सारी चीजें 10-15 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, सबकी रेंज बढ़ रही है, तो याद कर लोगे तो अच्छा है। तो हालांकि कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्पेक्ट्रम में कौन कौन है, उनकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, वेवलेंथ की रेंज याद कर लो या फ्रीक्वेंसी याद कर लो। मेरे ख्याल से ज्यादा हम क्या यूज करते हैं, वेवलेंथ मेरे ख्याल से ज्यादा हम जैसे हम बोलते हैं विजिबल की फ्रीक्वेंसी की बात क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, विजिबल की रेंज क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर है ना। बाद में Yes, sir. स्पीड ऑफ लाइट से आप लैम्डा को Yes. स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, मतलब स्पीड ऑफ लाइट को लैम्डा से डिवाइड कर दो, Frequency value. तो क्या क्या है, रेंज क्या क्या है, उन सब के यूज क्या क्या है, मतलब वो एक एक दो दो यूज दिए होंगे। तो ये आपके बोर्ड में भी आ जाता है कि भाई कोई भी आपको कोई भी दो एम वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसकी कोई भी दो आप वेव उठाओ, उनकी रेंज लिखो, उनका क्या यूज है वो लिख दो, या कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में क्या देते हैं, एक दो चीजें दे देते हैं प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टी के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये कौन सी वेव है। जैसे मैं बोलूँ कि नाइट विजन के लिए कौन सी यूज होती है, Infrared. इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो कि हीट को सेंस करते हैं, है ना। तो इस टाइप से यार क्वेश्चन बना सकते हो, तो वो थोड़ा याद करना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू। थोड़ा सा Thank ऊपर you, का sir. दिखा दोगे? एक सेकंड दोस्त, Thank you, सर sir. नोटबुक में सिंक हो रहे हैं। तो वैसे हो नहीं रहे नोट्स सिंक। Yes, sir. Sync नहीं हो रहे notes. कहाँ से सिंक नहीं हुए दोस्तों, सब पिछली वो क्लास में second class है. मैं देख लेता हूँ, मैं कुछ नया पेज में इसको कॉपी कर दूंगा यार। चलिए नोट कर लीजिए, कितना यहाँ तक करना है। ये सर बस यही